नमस्कार, मैं अवनीश कुमार राय चंद्रा क्लासेस के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हमारा टेट, सीटेट और सुपर टेट की क्लास की जो है ऑनलाइन व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सुपर टेट का नया बैच 3 तारीख से शुरुआत करने जा रहे हैं। सीटेट और यूपी टेट के भी अभ्यर्थी 3 तारीख से आ सकते हैं। 3 मई से हम सुपर टेट, टेट और यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, आज से जो है मित्रों हम मनोविज्ञान की नई क्लास प्रारंभ करते हैं। शुरुआत आज से कही जाएगी और शुरुआत करने का परिहार यह है कि आज हम टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम में आने वाले जो अध्याय हैं उन अध्यायों से आपको परिचित कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में आने वाले अध्याय। यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में पहला अध्याय जो होगा हमारा वह होगा मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति और इतिहास। आप सभी को पता है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शाब्दिक रूप में हिंदी में जाएंगे तो मन का विज्ञान कहा जाता है। वही इंग्लिश, अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द जो लैटिन भाषा से बना है, साइके प्लस लोगस, जहां आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, इस तरह की विसंगतियों में जो कमियां हैं, जो मनोविज्ञान के अर्थ, एक तो अर्थ उसका शाब्दिक रूप से होगा, एक व्यवहारिक रूप से होगा। इन दोनों विषयों पे अध्ययन होगा। फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन से हुई है। दृश्यते अनेनम इति दर्शनम, किसी तत्व का साक्षात ज्ञान ही क्या है? दर्शन है। फिर हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतिहास का परिहार यह बनता है कि मनोविज्ञान का प्रारब्ध कब से था। दर्शन से निकली हुई एक शाखा वो कब से छिपे रूप में चल रही थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। किन किन रूपों में इसका रूपांतरण हुआ, ये इसका भी अध्ययन होगा। यही मनोविज्ञान का इतिहास होगा। जैसे आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और अब व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार के पहलुओं को अध्ययन करने के बाद हम आएंगे तुरंत शिक्षा मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर और बाल विकास पे। शिक्षा में मनोविज्ञान शब्द कैसे आया? तो प्रश्न बनता है कि इस पहले शिक्षा में मनोविज्ञान शब्द का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? रुडोल्फ गोइकल महोदय ने। उसके बाद फिर आधुनिक मनोविज्ञान आई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना जिसने की विलियम जेम्स महोदय अमेरिका के थे। उसके बाद फिर शिक्षा मनोविज्ञान के पूर्णतः जो मूल जनक की बात हुई तो थांडाइक महोदय, जड, वाइब्स, टिचनर, इन सभी लोगों के सहयोग के बारे में, वाटसन के सहयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि निश्चित अवधि किशोरावस्था तक का अध्ययन करने वाली एक व्यवस्था, और उसी का विस्तृत रूप जो होगा बाल विकास होगा, जो बालक के ऊपर पड़ने वाले सर्वांगीण लक्षणों का, सर्वांगीण गुणों का और सर्वांगीण उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जिससे जो बालक के ऊपर प्रभावित करेगा। ठीक है, इन 2 अध्यायों के बाद तीसरा अध्याय हमारे सामने आएगा। चूंकि बालक की उत्पत्ति का अध्ययन बाल विकास में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे ही। माता पिता या पति पत्नी की निषेचन की प्रक्रिया से जिस भ्रूण का निर्माण होता है वो बालक कहलाता है, और उस बालक के बाद बालक के विकास का जब हम अध्ययन करेंगे, वही बालक जो जन्म के निषेचन की प्रक्रिया के बाद एक भ्रूण के रूप में मां के गर्भ में रहता है, जाइगोट के रूप में 14 दिन रह करके वो वहां पे स्थापित रहता है, योग नाम के पदार्थ का सेवन करता है, और कुछ समय बाद यही जाइगोट जो है पूर्णतः एक बालक का रूप धारण कर लेता है ना। तो इसका हम अध्ययन करेंगे, और इसका अध्ययन करने के लिए हमें अध्ययन किसका करना होगा?
अभिवृद्धि और विकास का, जिसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। अभिवृद्धि जिसका संबंध मात्र शारीरिक क्षेत्र से है, एक निश्चित समय सीमा तक चलती है ना, एक अवधि इसकी संकुचित रहती है, विकास के अंतर्गत काम करती है, प्रत्यक्ष होती है, मात्रात्मक होती है, इन सभी पहलुओं का अध्ययन होगा। वहीं विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास के भाग, जैसे अभिवृद्धि और विकास में विकास के भाग और अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अवस्था का भी अध्ययन होगा। इन घटकों के बाद, अभिवृद्धि और विकास के घटकों के बाद हम आगे आएंगे। तो विकास में कई मित्र हैं, भाषाई विकास रहेगा और आपका सामाजिक विकास रहेगा, नैतिक विकास रहेगा, मनोसामाजिक विकास रहेगा। इन सभी पहलुओं पर अध्ययन करेंगे जो कि आगे लिखित मिल जाएंगे आपको। अभिवृद्धि और विकास, उसके बाद है वंशानुक्रम और वातावरण। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। बालक के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव में वंशानुक्रम और वातावरण की महती भूमिका होती है। तो उसमें हम वंशानुक्रम क्या है, जैसे पितरायक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक, उसमें कुछ नियम दिए गए, कुछ सिद्धांत बने, बीजकोष का नियम बना, समानता का नियम बना, भिन्नता का नियम बना, है ना, प्रत्यागमन का नियम बना, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, वितरण का नियम, फ्रांसिस गाल्टन महोदय के जीव सांख्यिकी का नियम, डार्विनवाद चलेगा आपका, लैमार्क के सिद्धांत की चर्चाएं होंगी। ठीक है, मैकडूगल के अध्ययन की चर्चाएं होंगी, हैरिसन के द्वारा तितलियों पे किए गए प्रयोग का अध्ययन किया जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण में। इसी क्रम में हम कुछ परिवारों का भी अध्ययन करेंगे, जैसे कालिका का परिवार, गोडार्ड का अध्ययन, ये सारी चीजों का अध्ययन होगा। वातावरण वही आंतरिक और बाह्य वातावरण के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होगा आंतरिक वातावरण में, और बाह्य वातावरण में समाज, सभ्यता, संस्कृति, लिंग का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इन 4 अध्यायों के बाद हमारे सामने नया अध्याय आएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बाद अधिगम। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। अधिगम के नियम, अधिगम है क्या, बालक के व्यवहार में परिमार्जन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, है ना, सीखने सिखाने की कैसी प्रक्रिया जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा सीखेगा तो बेसिकली इसने कैसे सीखा, छोटा था तब कैसे सीखा, तो छोटे पे यह अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता था, लेकिन बड़े होने पर यह किस प्रकार से सीखेगा, इस पर 2 भाग बनेंगे। एक संज्ञानवादी पक्ष जो बालक के द्वारा किए गए व्यवहारों के माध्यम से अधिगम को दर्शाएगा, एक व्यवहारवादी पक्ष जो किसी जीव जंतुओं के माध्यम से अधिगम के पक्ष को दर्शाने का प्रयास करेगा। इसी में हम भाषाई विकास सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इन सभी घटकों के बारे में, नैतिक विकास सिद्धांत, इन सभी घटकों के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो गेस्टाल्टवादी ही क्यों ना हो। ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों के बाद, अधिगम के नियम व सिद्धांतों के बाद हमारे सामने नया अध्याय आएगा जिसका नाम होगा अभिप्रेरणा। क्या होगा? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा के नियम, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इन सभी घटकों पे हम अध्ययन करेंगे, चाहे वो मैस्लो का हो, चाहे मैकलीलैंड का हो, चाहे मॉर्गन व मूरे का हो, किसी का भी सिद्धांत हो, शरीर शास्त्र का सिद्धांत हो, चाहे किसी रूप में हो, इन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। एक अध्याय मुझसे छूटा है, वो मैं आपको बता दूं, जहां पर छोटे छोटे कुछ अध्याय होंगे हमारे सामने। अधिगम, वक्र, पठार एवं अधिगम स्थानांतरण की गतिविधियों का भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, इतने सारे अध्याय हमारे सामने हैं, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अब अभिप्रेरणा के बाद हमारे सामने नया अध्याय आएगा जिसका नाम होगा व्यक्तित्व। क्या होगा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी।
अंग्रेजी में पर्सनालिटी, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। ठीक है, इस व्यक्तित्व नाम के अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तित्व के सिद्धांत कितने दिए, कितने प्रकार के व्यक्तित्व हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति में व्यक्तित्व को किन भाग में दर्शाया गया, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में व्यक्तित्व को किस तरह से दर्शाया गया, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां होगा व्यक्तित्व मापन की प्रविधियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तित्व मापन में कौन सी आएगी, प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, इसी विधि में हम टीएटी टेस्ट, थर्मल परसेप्शन टेस्ट, आईबीटी टेस्ट, एसएसटी टेस्ट, सीएटी टेस्ट, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। हरमन रोसा के स्याही के धब्बे का परीक्षण, मार्गन व मुरे का परीक्षण, है ना, थर्मल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, फिर चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, लियोपोल्ड बैलेक के ही सिद्धांत थे चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट में। और भी जितने सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, चाहे वो कैटल महोदय का 16 पीएफ टेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रविधियों के बाद हमारे सामने कुछ छोटे अध्याय आएंगे जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, जिनसे प्रश्न आ जाते हैं। स्मृति, विस्मृति, आदत, ऐसे छोटे छोटे अध्याय हमारे सामने आएंगे। ठीक है, फिर एक अध्याय हमारे सामने आएगा मापन और मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, फिर हमारे सामने नया अध्याय आएगा जिसका नाम होगा बुद्धि। अब बुद्धि के नियम, बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उसके बाद फिर बुद्धि के सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रैतत्व सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, ये तमाम सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे बुद्धि में। ठीक है, फिर बुद्धि के सिद्धांत के बाद जो हम नया अध्याय आएगा हमारे सामने, वो होगा बुद्धि मापन। आईक्यू लेवल का अध्ययन होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने नया अध्याय आएगा जिसका नाम होगा बालक। पुनः हम बालक पर आएंगे क्योंकि हमने क्या देखा कि अब बुद्धि क्षमता के बाद तरह तरह की अधिगम योग्यता, अलग अलग बौद्धिक क्षमता के बालकों की जानकारी मिली हमें। ठीक है, तो अब इसमें समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, है ना, सॉरी लगातार बोल रहा हूं, तो समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, अन्य कैटेगरी में आने वाले बालक, उन सभी बालकों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे बुद्धिमापन बालक, इनकी शिक्षा पर। ठीक है, इनकी शिक्षा पे, ऐसे बालकों के लिए कैसी शिक्षा होगी, तो समावेशी शिक्षा एवं समेकित शिक्षा को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा और समेकित शिक्षा को लेकर के अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्हीं बालकों को लेकर के उन तमाम शिक्षण कौशलों को, शिक्षण सूत्रों को, और शिक्षण प्रविधियों को, जो इन बालकों को योग्य नागरिक बनाने में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद आपके सामने नया अध्याय जो आएगा उसे हमें पढ़ना होगा एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009 और 20वां अध्याय होगा नई शिक्षा नीति।
ये 20 अध्याय जो हैं आप लोगों को टेट और सीटेट में भी मदद करेंगे। सीटेट में बहुत ज्यादा कंडीशन जो आपकी बनती है वह 15 नंबर के अध्याय जो मैं इसी में जोड़ देता हूं। 15 नंबर समस्त विषयों के शिक्षण कौशल से रिलेटेड होगा, हर विषय के शिक्षण कौशल से। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने। पढ़ना हमें क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, उसका इतिहास, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास के बारे में, फिर अभिवृद्धि और विकास के बारे में, उसके भाग, उनकी अवस्थाएं कैसी हैं, विकास के बाद 4 शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक। लेकिन जब उन चारों भागों का हमें अध्ययन करना होगा तो हमें अवस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, फिर अधिगम के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली अवलोकन और अनुकरण से प्रारंभ होता है, और फिर ये इसके नियम बनते हैं, इसके सिद्धांत बनते हैं, कैसे बने। तो बच्चे ने जब सीख लिया ना, यहाँ पे जब सीख लिया तो वो किसी न किसी चीज से प्रेरित होगा। ठीक है, और प्रेरित होने के बाद अब प्रेरणा में कुछ प्रेरकों के बारे में भी अध्ययन हम करेंगे, कौन कौन से प्रेरक होते हैं, कैसे प्रेरक होते हैं। ठीक है, प्रेरित होगा। उसके बाद अधिगम वक्र, उसके सीखने के वक्र का अध्ययन किया जाएगा। पठार कहीं रुकावट होगी तो उसका अध्ययन करेंगे। अधिगम स्थानांतरण, सीखे हुए ज्ञान का वह आगे कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, कुछ चीजें वो सीख चुका है जहां वह अपने विचारों को रख सकता है। ठीक है, तो उसके बात करने की शैली से, उसके देखने की शैली से, उसके हाव भाव जेस्चर से हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करना शुरू करेंगे। ठीक है, और व्यक्तित्व को देखने के बाद उसके व्यक्तित्व का मापन होगा। व्यक्तित्व मापन के बाद जो चीजें होंगी उस आधार पर, उस कसौटी पे उसे रखा जाएगा। फिर ये छोटे अध्याय, स्मृति, विस्मृति, आदत और अन्य ऐसे अध्याय हैं, जरूरी नहीं कि ये दर्शन कंप्लीट ही क्यों ना हो, कुछ और अन्य अध्याय होंगे जो छूट सकते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। मापन और मूल्यांकन की प्रविधियां यहाँ शुरू होंगी। फिर बुद्धि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बालक की बुद्धि लब्धि कैसी है, बौद्धिक क्षमता कैसी है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। इन सिद्धांतों को देखने के बाद फिर बुद्धि मापन किया जाएगा। बुद्धि मापन करने के बाद कितने प्रकार के बालक होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। समाज में हर तरह के बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे तो मंद बुद्धि बालक होंगे, जड़ बुद्धि बालक होंगे, सृजनात्मक बालक होंगे, समस्यात्मक बालक होंगे। उन बालकों के फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी, तो तुरंत हम समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। नए शिक्षण कौशलों के बारे में जानेंगे, नए शिक्षण सूत्रों के बारे में जानेंगे और नई शिक्षण प्रविधियों के बारे में जानेंगे, तभी इन बच्चों को हम अध्ययन या अध्यापन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एनसीएफ 2005-2009 के बारे में बताऊंगा, फिर नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा होगी, फिर 15 नवंबर बाकी ये जो 15 नंबर के जो हैं समस्त विषय जो सीटेट में आती हैं, मनोविज्ञान अकेली 30 नंबर की आती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको बता दूं यूपी टेट में आने वाली परीक्षाओं में 5 विषय रहती हैं, जिसमें हिंदी, मनोविज्ञान, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में रहती है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी। ये समस्त विषय यूपी टेट में 30-30 नंबर की रहती हैं। इसमें भी शिक्षण आता है, लेकिन 1-2 नंबर के आ गए तो आ गए। ठीक है, टोटल पूर्णांक देखेंगे आप तो 150 नंबर की स्थितियां आपके सामने रहेंगी। वहीं सीटेट की स्थिति की बात करें तो सीटेट में
सीटेट में बात करें तो यही हिंदी जो है 15 नंबर सब्जेक्ट से होगा और 15 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड से, शिक्षण से होगा। ठीक है। फिर संस्कृत चाहे मनोविज्ञान को आप लेते हैं तो 15 नंबर सब्जेक्ट से हो जाएगा, ये यस का मतलब सब्जेक्ट है, और प्लस 15 नंबर टीचिंग से हो जाएगा। ठीक है। फिर संस्कृत से ले चाहे अंग्रेजी, जो चुनाव में चुनी जाने वाली विषय है, इसमें भी 15 नंबर सब्जेक्ट से रहेगा और 15 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा। ठीक। गणित ले लेते हैं तो गणित में भी 15 नंबर सब्जेक्ट से रहेगा और 15 नंबर। बहुत ही कठिन होता है शिक्षण गणित का, तार्किक परीक्षाएं हैं इसलिए थोड़ी जटिलता रहती है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। मैं इन समस्त विषयों का शिक्षण स्वयं आपको बताऊंगा। अभी सुपर टेट का सिलेबस रहना बाकी है, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। फिलहाल एक विषय और बचती है, पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण के अंतर्गत भी 15 नंबर के सब्जेक्ट प्लस 15 नंबर टीचिंग के रहते हैं। ये आपके टोटल मार्क होते हैं 150 नंबर के। मनोविज्ञान में कोई टीचिंग वगैरह का नहीं रहता। मनोविज्ञान में 30 नंबर पूरे रहते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने में शिक्षण कौशल और उसकी विषय है। तो ये आपके 150 नंबर टेट और सीटेट के मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है। आगामी क्लास में आपको सुपर टेट के पाठ्यक्रम की चर्चा कर दी जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहें, एक परिवार की तरह अध्ययन होगा। बेसिक रूप से तैयारी कराई जाएगी संपूर्ण मनोविज्ञान की, बाल विकास की। हाँ, सुपर टेट के विद्यालय प्रबंधन प्रशासन जो कुछ 4 अध्याय बचते हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें मैं आपको बता दूं यस टेट में जो बच रहे हैं अध्याय, 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है। कहा जा रहा है 10 नंबर का मनोविज्ञान की स्थितियां रहेंगी। ठीक है। और जो 10 नंबर में प्रबंधन एवं प्रशासन की स्थिति है और जीवन कौशल है, सूचना प्रौद्योगिकी है। ये कहने के लिए ये 2-2 शब्द हैं, लेकिन सभी अपने में एक पुस्तक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी है और चौथा हमारे सामने आ जाएगा जिसका नाम मेरे संज्ञान में आ नहीं रहा है, प्रबंधन प्रशासन जीवन कौशल सूचना प्रौद्योगिकी। विद्यालय प्रबंधन प्रशासन जीवन कौशल, प्रबंधन प्रशासन जीवन कौशल सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, प्राथमिक शिक्षा का इतिहास, जिसमें मैकाले की शिक्षा नीति से लेकर के संपूर्ण हंटर आयोग, कोठारी आयोग, रामकृष्ण मिशन समिति, हरटाग समिति, इन समस्त विषयों पर भी अध्ययन होगा। 10 नंबर मनोविज्ञान जो आपको मैंने पहले बता दिया, और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है 20 नंबर का और रहेगा। हम टोटल 30 नंबर का मतलब रखते हैं सुपर टेट की परीक्षा में। ठीक है। यूपी टेट में भी जहां हम 30 नंबर हैं, सी टेट में हम 90 नंबर हैं, ये आपको पता होगा। सी टेट की परीक्षा देखेंगे तो 15 नंबर हिंदी है, 15 नंबर संस्कृत है, 15 नंबर गणित है, 15 नंबर पर्यावरण है, 60 नंबर है। लेकिन इधर 15, 30, 45, 15, 50, 55 और इधर हम 90, 15 चौके 60, पर्यावरण, गणित, संस्कृत और हिंदी, 15 चौके 60 और 30 नंबर हमारी मनोविज्ञान स्वतंत्र है। 90 नंबर हम सीटेट में हैं, 30 नंबर हम यूपी टेट में हैं और 30 नंबर हम सुपर टेट में हैं। ठीक है। तो कल से आप लोगों की क्लासेस जो है बेसिकली स्टार्ट कर दी जाएंगी, कोई भी टॉपिक आपसे बचेगा नहीं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल से हम मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति और उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख से
सुपर टेट की क्लास चंद्रा क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी है। सी टेट और यूपी टेट के बैच भी स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मनोविज्ञान की ये इंडिविजुअल कोर्स के लिए आप आए, एक बार अध्ययन करें, परिवार के साथ जुड़ें, खुद आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।